हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। वास्तव में त्रिकोणमिति का महासंग्राम शुरू होने जा रहा है, इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं कि इसमें आपको त्रिकोणमिति में हर एक चीज़ बताया जाएगा, छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी इसमें बताया जाएगा। मतलब आप किसी भी क्लास में अगर हैं और त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं और त्रिकोणमिति आपको नहीं आ रही है, तो आपके लिए यह वीडियो वास्तव में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट होने वाली है। क्योंकि इसमें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत हद से ज़्यादा दिक्कत होता है आप कह सकते हैं। क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है कि कौन वैल्यू कहाँ सेट किया जाए, किस वैल्यू को किस जगह रखा जाए। यह सब समस्याएं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका दूर कर दूंगा। या मैं 100% गारंटी में लेता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि यह कई पार्टों में यह बना हुआ है वीडियो, तो उसको आप अगर पूरे पार्ट को देखते हैं बारी बारी से, तो मैं 100% कह सकता हूं जो आपकी त्रिकोणमिति में जो समस्या आ रही हैं वह बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जब आप इसको पूरा देखेंगे तभी, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ छोटी और अच्छी जानकारी की तरफ, ताकि आप लोग अभी तक शायद ऐसा किसी ने बताया भी नहीं होगा यूट्यूब पर, या अगर बताया भी होगा तो शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं समझाया होगा। एक एक सवाल मैं आपको, चाहे वह किसी भी राइटर का हो, हर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि त्रिकोणमिति के वास्तव में जनक हैं कौन, त्रिकोणमिति के जनक किसे कहा जाए। तो त्रिकोणमिति के जनक आज जान लीजिए कि त्रिकोणमिति के जो जनक हैं वह आर्यभट्ट हैं, जिन्होंने शून्य का खोज किया था, दशमलव का जो है खोज किया था, ठीक है ना। वही आर्यभट्ट जो है त्रिकोणमिति के खोजकर्ता भी हैं, यानी कि त्रिकोणमिति के जो जन्मदाता हैं वह आर्यभट्ट को कहा जाता है। क्लियर। चलिए त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ मैं बता दूं। त्रिकोणमिति, तो इसमें आप अगर इसका संधि विच्छेद कर दें, तोड़ दें, तीनों को अलग अलग कर दें, त्रिकोणमिति, तो आप यह समझ सकते हैं कि त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, कोना जिसको बोलते हैं कोना। अब मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि जिसमें तीन कोणों का मापन हो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर हो गया ना। आपको बिल्कुल परिभाषा भी बताऊंगा कि वास्तव में त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है और त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ते हैं, यह सब आप जान लीजिए। ये तो मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, अब इंग्लिश का इसका अर्थ समझिए। ट्रिग्नोमेट्री जो है वह ग्रीक शब्द त्रिगोनमेट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है ना। इन्हीं शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है, जिसका त्रि का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, ठीक है। यानी कि तीन भुजाओं का मापन ही जो है क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। हमको लग रहा है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति का अलग अलग रूप क्या है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक शब्द इनसे बना हुआ है, त्रिगोनमेट्रॉन, ठीक है ना। इन्हीं शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति बनाया गया, जिनका अर्थ तीन भुजाओं का मापन है, और त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों का मापन, यानी तीन कोणों का मापन। क्लियर हो गया ना। तो आइए अब हम समझते हैं त्रिकोणमिति वह किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे साइंस की बहुत सी शाखाएं हैं, उसी तरह मैथ की भी बहुत सी शाखाएं हैं, ठीक है ना। तो जैसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया, तो अलग अलग शाखाओं में यह मैथ जो है बटा हुआ है। तो मैथ की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज के कोणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। लिखना है तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति में देखिए त्रिभुज है, अगर हम त्रिभुज बना दें
तो इस त्रिभुज में इस भुजा, यही भुजा होता है इस साइड, ठीक ना, इन भुजाओं का या कोणों का, ठीक है ना, भुजाओं और कोणों का अध्ययन करने वाला जो भाग होता है गणित में, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है ना। हमको लग रहा है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आप नोट्स भी बनाते जाइए बिल्कुल। समकोण त्रिभुज का यूज इसमें सबसे ज्यादा इसलिए किया जाता है कि समकोण त्रिभुज में यह बताया जाता है कि अगर किसी दो भुजा का मान पता हो आपको तो तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे इस तरह से कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यह जो पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे किसी भी अगर दो भुजा का मान दिया होगा तो तीसरी भुजा का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वह समकोण त्रिभुज का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्राचीन काल में जो है, मैं सवाल भी आपको बताऊंगा, घबराइए मत, एकदम बिल्कुल सब चीज जानते चलिए। ठीक है ना। तो प्राचीन काल में खगोलविद जो होते थे, पृथ्वी से तारों की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी मापने के लिए जो है इस त्रिकोणमिति का उपयोग किया करते थे। आज भी जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र में या भौतिक विज्ञान में त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो यह तो था इसका सामान्य परिचय, और अब जो है हम आपको सवाल की तरफ में लेकर चल रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ पूरा वीडियो। मैं हूँ टीएन सर, आप देख रहे हैं टीएन क्लासेस नंबर 1। आप पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखिए ताकि आपको हर चीज समझ में आए। अगर आपको त्रिकोणमिति कठिन लग रहा है तो वास्तव में कह सकता हूं कि आपको त्रिकोणमिति कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही पार्ट वाइज जो है तोड़कर मैंने बताया है। तो आप सभी भागों को देखिए और अच्छी तरीके से देखिए, नोट्स बनाते रहिए, तो त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के जो है 6 अनुपात होते हैं। ठीक है ना। साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक और काट, ये 6 अनुपात ही जो है त्रिकोणमिति में बार बार आते हैं। ठीक है ना। क्योंकि यह 6 ही अनुपात में बटे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ आइए समझ लेते हैं। जब भी हम काम करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि यह हमेशा जो है समकोण त्रिभुज में ही काम होगा। मतलब इसका जब भी काम होगा तो समकोण त्रिभुज में ही हम काम कर पाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो इसमें देखिए यह जो इस पे लंब पड़ा हुआ है, लंब है या आधार है और यह कर्ण है। तो लंब क्या होता है, तो जहां भी हम कोण बना देते हैं, जिसके लिए भी हमको काम करना होता है, जिस कोण के लिए हमें काम करना होता है, उसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हम इस कोण के लिए काम कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ कोई कोण मान लिया हम थीटा, तो इसी कोण के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो जब इस कोण के लिए काम करेंगे तो इसके सामने की जो भुजा होगी, सामने यही ना रहा है, तो उसको हम लंब कहेंगे। क्लियर हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं होगा हमको लग रहा है। तो जहां भी कोण बनेगा उसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। ठीक है ना। या आसन्न भुजाएं होती हैं, मतलब इस पर कोण बना हुआ है, तो यह जो कोण बना हुआ है उसको हम बेस कहते हैं। मतलब इस पर कोण भी बना है और यह जो है इस पर लंब भी पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो वह आधार हो जाती है, क्योंकि पूरा इसका स्ट्रक्चर जो एक तरह से कहा जाए तो इसी पे टिका हुआ है। ठीक है ना। इसी पे लंब भी पड़ा हुआ है और इसी पे यह एंगल भी बन रहा है। ठीक है ना। तो इसे हम आधार कहेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और लंब को जो है प्रीपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको लग रहा है कि यह क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जहां भी अगर कोण बनता है, अगर मान लीजिए अब कोण मैं यहाँ बना दूं, अभी सवाल में इसका काम आएगा, तो जब मैं कोण यहाँ बना दूंगा तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो अभी कंफ्यूज ना होइए, जब सवाल आएगा तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। बस यह दिमाग में रख लीजिए आप कि जहां भी कोण बनेगा उसके सामने की जो भुजा होगी उसे हम लंब कहेंगे। ठीक है। बेस क्लियर हो गया आप लोगों को। और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, माने लंब के शीर्ष को और आधार के शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम कर्ण कहेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शायद मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। देखिए मान लीजिए यह एक दीवार है और यह एक जमीन है, तो जमीन पे यह दीवार क्या होगा, खड़ा हो गया। ठीक है। ऐसे अब क्या करेंगे, अगर हमको इसके छत पर जाना हो तो हमको यहां से लगाना पड़ेगा सीढ़ी।
लगाना पड़ेगा ना। तो यह जो सीढ़ी नुमा ऐसे है उसी को हम कहते हैं कण, और जो दीवार टाइप का है उसे हम कहते हैं लंब, और जो जमीन टाइप का है आधार जिसको हम बोलते हैं उसे हम आधार ही कहेंगे, ठीक है ना, बेस जिसको बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? अब तो हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कण पर जा रहे हैं, ठीक है। और दीवार पे अगर है, आप दीवार पे अगर सीढ़ी लगा रहे हैं तो दीवार क्या हो जाएगा आपका, जो दीवार होगा वह आपका जो है लंब का काम करेगा। क्लियर? और जहां हम सीढ़ी रख रहे हैं और दीवार खड़ा किए हैं उसके नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का जो 6 अनुपात है उसको आप समझें। तो इसमें आपको मैं बहुत आसान ट्रिक अभी बताऊंगा याद करने के लिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिएगा, तो यहाँ चूंकि थीटा कोण बन रहा है तो साइन कास टेन, कोसेक सेक और काट। चूंकि कोण यहां कौन सा बन रहा है, थीटा बन रहा है, इसलिए इसके जगह पे रख देंगे थीटा, ठीक है ना। यह सूत्र आप जल्दी से याद करेंगे। देखिए अगर आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से त्रिकोणमिति का सवाल लगा लेंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कण, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कण, जबकि टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। यह क्लियर हो गया? अगर यह तीनों आपको याद हो गया तो यह तीनों इसी का उल्टा कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहां कण बटे लंब हो जाएगा और यहां कण बटे आधार हो जाएगा, और यहां पर आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है ना, तो लंब को हम यल कहते हैं, यल, एल अपान के। अब याद करने का तरीका आप समझ लीजिए। आधार को ए अपान के, माने के से कण, ए से आधार, और लंब को एल कहेंगे और आधार को ए कहेंगे। चलिए इसको तरीका समझ लीजिए याद करने का, ठीक है। तो यहां पर जो है लाल बटे कक्का, ठीक है ना, यह जो है फार्मूला है, लाल बटे कक्का, माने यल अपान के का मतलब लंब बटे कण, किसके लिए, साइन के लिए, आधार बटे कण किसके लिए, कास के लिए, और लंब बटे आधार किसके लिए, टेन के लिए, ठीक ना प्यारे बच्चों। हमको लग रहा है आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लाल बटे कक्का, माने लंब बटे कण साइन। इसी तरह अगर आप लिख लेंगे तो साइन कास टेन का आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसके लिए जो है लंब को क्या बोलते हैं, प्रीपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना, प्रीपेंडिकुलर। और कण को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। आधार को क्या बोलेंगे, बेस। कण को हाइपोटेनस, लंब को प्रीपेंडिकुलर, और इसको आधार को बेस। तो आप यह यहां बना सकते हैं। आप खुद सोचिए, पी बी पी अपान एच एच बी। अब सोचिए क्या मैं बताने वाला हूं। अब देखिए, पाकिस्तान बहरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब साइन, इसका मतलब कास, और इसका मतलब टेन। क्लियर हो गया ना। देखिए, पाकिस्तान बी से बहरा, पी से पड़ा, एस से हिंदुस्तान, यस से हरा, भी से भरा, मैंने पाकिस्तान बहरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर हो गया ना, पाकिस्तान बहरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा आप लोगों को, हमको लग रहा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, और आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आराम से इसको लाल बटे कक्का, तो एकदम बिल्कुल एकदम रट्टा है, समझ लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, लाल बटे कक्का। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको यह बता दूं, किसी भी त्रिकोणमिति में अगर दो भुजाओं का मान दिया है और तीसरी भुजा निकालना है तो उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना चाहिए। तो यह पाइथागोरस प्रमेय देख लीजिए, इसी का यूज बार बार करेंगे हम। तो पाइथागोरस में कर्ण का होल स्क्वायर, अब कर्ण में कुछ भी आ जाए
बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया ना? यह हमारा पाइथागोरस का फार्मूला है। यही जो है, अगर त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का मान दिया हो तो तीसरी भुजा हम इसी के द्वारा निकाल लेते हैं। लेकिन अगर तीनों भुजाओं का मान दिया हो और इस त्रिकोणमितीय अनुपात को पूछ रहा है तो आप आसानी से उसके जगह ला के सेट कर देंगे। तो अब यह आप समझ लीजिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का मान दिया होगा तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। चूंकि त्रिकोणमिति में हमको भुजाओं कोणों का ही मापन करना होता है, तो उसी के लिए जो है हम आगे अब आपको सवाल की तरफ लेकर मैं चल रहा हूँ। यह तो फार्मूला था, हमने सोचा आपको फार्मूला बता दिया जाए, याद करा दिया जाए, जिससे कि आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब देख लीजिए, साइन का उल्टा कोसेक, काट का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट। मतलब एक चीज आपको याद हो गया तो यह आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब सवाल मैं यहाँ पे लिख कर आपको समझाता हूँ। ठीक है ना? मतलब शुरू से लेके अंत तक मैं आपको त्रिकोणमिति बताऊंगा। ठीक है ना? तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर चैनल पे नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि मेरा नया जो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए अब हम श्री गणसाय करते हैं सवाल से। ठीक है ना? और पूरा त्रिकोणमिति का नोट्स बनाइए एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक। एक त्रिभुज ABC में कोण B कितने का है? 19 डिग्री का। तो जैसे यह 19 डिग्री या समकोण आ जाए, ध्यान दीजिएगा, 19 डिग्री यहां दिया हो या समकोण दिया हो, ठीक है ना, इन दोनों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुरंत ऐसे आप चित्र बनाइए और यहां जो कोना दिखाई दे रहा है आपको, वहीं जो है आप B लिख दीजिए। अब B के पहले आता है A, अब A B और यहां लिख देंगे C। क्लियर हो गया ना? यही क्रम रहेगा। B यहां हो गया तो C यहां हो जाएगा, A यहां हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? कहा है AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो AB कितना है? AB 5 सेंटीमीटर। BC हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो हमको बताना है साइन A की वैल्यू, फिर कास A की वैल्यू और टेन A की वैल्यू, यह हमें बताना है। ठीक है ना? तो इसका भी हम फार्मूला पीछे ही आपको मैंने बताया है कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कास का होता है आधार बटे कर्ण और टेन का होता है लंब बटे आधार। मतलब अगर हम इसके अनुसार लिख लेते हैं, तो लंब इसमें आपका आएगा BC और कर्ण आएगा AC और आधार इसमें आएगा AB, कर्ण आएगा AC, लंब आएगा BC, आधार आएगा AB। समझ पा रहे हैं ना आप कैसे मैं बताना चाह रहा हूं? तो अभी इसके पीछे जस्ट मैंने बताया फार्मूला है सब, और उसी के आधार पे हमने इसको लिखा है। जो जिस नंबर पे जैसे आ रहा है वैसे मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है ना? तो अब जो है सबसे दिक्कत की बात यह है कि लंब और आधार तो दिया गया है, लेकिन कर्ण दिया नहीं है और सवाल में कर्ण आ रहा है। हमने बताया है कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया होगा और तीसरी भुजा निकालना होगा तो उसे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है हमें। ठीक है ना? तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का होल स्क्वायर हमने लिखवाया था। हम कहते ना फार्मूला आप नोट करते जाइए, जब तक नोट नहीं करेंगे, जब तक लगाएंगे नहीं, तब तक आएगा नहीं। ठीक ना? तो पाइथागोरस में कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण AC है ना, देखिए AC, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? अब देखिए AC हमको निकालना है, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर लगा देंगे कर्णी और AB की जगह रख देंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस BC की जगह रख देंगे 12 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहां पर AC इज इक्वल टू निकलेगा हमारा 5 में 5 का, माने 5 पे 2 घात है ना, तो 5 गुणे 5 कर देते हैं। ठीक ना? ऐसे गुणा करके गुणा करेंगे। ठीक ना? तो 5 × 5 = 25। कितने लोग क्या करते हैं ना, कितने बच्चों को मैंने देखा है कि
5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देते हैं, तो 5 दूना 10 लिख देते हैं और 12 दूना 24 कर देते हैं। तो यह एकदम बिल्कुल गलत है बच्चों, ये दिमाग में रख लीजिएगा। 5 पर घात 2 का मतलब होता है कि 5 को 2 बार लिखना है, 5 गुणे 5, ठीक है ना, और तब गुणा करना है। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है तो 25, और 12 का पहाड़ा 12 बार पढ़ना है तो 12 बराबर 144, ठीक है ना। यानी AC इज इक्वल टू 169, और 169 जो है 13 का वर्गमूल होता है, ठीक है ना। यानी कि AC हमारा आ गया 13। अब सबके पूरा हो गया, लंब पूरा हो गया, कर्ण पूरा हो गया, आधार पूरा हो गया, देख रहा है ना। अब हम वहां पे मान सेट कर देंगे, तो BC की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और AC कितना है 13 आ गया, यह आंसर बन गया, ठीक है। AB कितना है 5 और AC कितना है 13, ये भी आंसर हो गया। BC कितना है, BC 12 है और AB कितना है 5 है, यह आंसर बन गया। यानी इसमें तीनों का मान निकल गया। चूंकि हमको केवल A से काम करना था, इसलिए केवल A वाले को ही जो है लंब मानकर हम चल रहे हैं, ठीक है ना। केवल A वाले का निकालना है, ठीक है ना। अब इसी से आप रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ABC में कोण B समकोण है, तो जैसे कोण B आपको समकोण दिखाई दे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप यहाँ पे 90 अंश का कोण मान लेंगे। यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो गया A और यहाँ हो गया C, माने कोण B जो है समकोण है, तो B की जगह यहाँ 90 डिग्री रख देंगे। भुजा AB कितना दिया है 4, तो AB हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है, BC हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है, और CA जो है CA वह 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना प्यारे बच्चों। हमको निकालना है कोण A यहाँ बन रहा है और कोण C यहाँ बन रहा है, समझ आ रहा ना। अब B यहाँ पे है, क्लियर हुआ नहीं। अब देखिए साइन A का अलग टेन A, इन दोनों को एक साथ निकालेंगे, जो इसके लिए लंब होगा वही लंब इसके लिए भी काम आएगा, लेकिन C के लिए बदल जाएगा। काश C और काट C के लिए आप समझेंगे, तो पहले A के लिए समझ लिया जाए। तो एक कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, देखिए कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। जब यह लंब हो गया तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं करेंगे, जब भी बदलाव करेंगे तो लंब और आधार में ही बदलाव करना है, ठीक है ना। तो यह लंब हो गया तो यह आधार बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब के लिए क्या है BC है और कर्ण के लिए AC है, यानी BC हमारा है 3 और AC हमारा है 5, यह आंसर हो गया। टेन A के लिए भी लंब का काम यही करेगा, ठीक है ना। तो लंब हमारा हो गया BC, फार्मूला याद रख लीजिएगा, और आधार हमारा हो गया AB। तो 3/4 यह आंसर हो गया, ठीक है ना। लेकिन C के लिए कमाल की चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब C बन रहा है यहां, देख रहा है ना। और जब C यहां बन रहा है तो इसके सामने की भुजा को अब हम लंब कहेंगे, क्लियर हो गया ना। अब इसके सामने की भुजा को लंब, कर्ण में हम कहे कोई बदलाव नहीं करना है, तो जब लंब यह हो गया तो इसका मतलब आधार यह हो गया, क्लियर है ना। समझ पा रहे हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं। जहां भी कोण बनेगा उसके सामने की भुजा को ही लंब मानेंगे। तो A के लिए जब काम किए हैं तो लंब का काम यह करना शुरू किया, लेकिन जैसे यहाँ C के लिए जब काम करेंगे तो कोण C के लिए काम करना है, तो इसके लिए लंब का काम यह करेगा और आधार हमारा यह बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो आधार इसमें अब कितना आएगा, चूंकि लंब यह हो गया, C के लिए लंब यह होगा, तो आधार हमारा यह हो गया BC। तो BC अपान AC, कर्ण तो AC ही है, ठीक है ना। और काट C के लिए क्या करेंगे, क्योंकि काट C में सूत्र के हिसाब से आधार बटे लंब होता है, तो आधार इसमें क्या है BC है और लंब क्या है AB है, BC अपान AB। अब उठा के मान यही जो है सेट कर दीजिए, तो BC हमारा 3 है और AC हमारा जो है 5 है, BC 3 है, AB जो है 4 है, यह आंसर हो गया। तो यह बारीक समझ में आया नहीं, क्योंकि जब तक इसको समझ नहीं पाएंगे आप तब तक लगा नहीं पाएंगे। फिर से समझ लीजिएगा, देखिए एक चित्र में यही छोटा सा और मैं आपके लिए बना देता हूं, ठीक है।
ए बी और सी, जब सी के लिए काम करेंगे तो लंब या हो जाएगा, और जब ए के लिए काम करेंगे तो लंब या हो जाएगा, ठीक है ना, या लंब हो जाएगा। ए के लिए काम करेंगे तो लंब उसके सामने की भुजा, और सी के लिए काम करेंगे तो लंब उसके सामने की भुजा, ठीक है ना। बाकी कर्ण में कोई चेंज नहीं करना है, कर्ण में जो है वही रहेगा, लेकिन लंब और आधार जो है बदल जाते हैं बस। हमको लग रहा है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आइए अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर उसी तरह जो है फिर मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, तो जैसे दिमाग में आ गया कोण पी क्या है, समकोण है, तो पी को जो है यही एकदम तुरंत ऐसे खींचिए और पी को बनाइए समकोण, यानी पी बन गया समकोण 90 अंश का कोण, ठीक है ना। पी के पहले क्या आता है, पी क्यू आर यही होता है, तो पी क्यू आर यह हो गया ना। हमको लगा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पी यहां बन गया तो क्यू यहां और आर यहां हो गया, ठीक है। जहां भी यह बनेगा उसके आगे बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है कर्णी में 3, अब पी आर कितना दिया है 1, यानी कि इसमें भी हमको कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस पर में इसमें भी हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पाइथागोरस पर में क्या तीसरा भुजा नहीं निकाल पाएंगे, और जब तक निकाल नहीं पाएंगे तब तक सवाल लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, रूट पी आर हमारा है 1, देखिए यही ना है पी आर, प्लस वही सूत्र जो है अगर आप शुरू में पढ़े हैं, ध्यान से देखे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, या फार्मूला होता है, ठीक है ना। पी क्यू कितना है, कर्णी में 3, तो क्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, यानी कि रूट 4, और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, क्योंकि 2 गुणे 2 बाहर निकाल के जो है उसको कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमको निकालना क्या है, साइन क्यू और कास क्यू, टेन आर साइन आर, ये क्लियर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हमने आपसे कहा है कि जहां भी कोण बनेगा उसके सामने की भुजा को ही लंब कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर Q कोण यहां बन रहा है और R कोण यहां बन रहा है, तो चूंकि हमको किस कोण के लिए काम करना है, Q के लिए, Q के लिए लंब का काम यह करेगा, ठीक है ना, लंब का काम यह करेगा, क्लियर हो गया ना। तो पी आर अपान कर्ण हमारा क्यू आर ही रहेगा, ठीक है ना। तो 1 अपान अभी कितना निकाले हैं 2, यह क्लियर हो गया। अब यहां हो जाएगा आधार, तो आधार हमारा पी क्यू बनेगा और क्यू आर, तो पी क्यू कितना है √3 अपान 2, ठीक है ना। हमको लगा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। लंब के लिए यह हो गया, ठीक है ना, कब, जब क्यू के लिए काम करेंगे, लेकिन अब इसमें किसके लिए काम करना है, आर के लिए काम करना है, ठीक है ना। तो आर यहां बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा जो है प्रीपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि लंब अब हमारा यह बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर लंब बटे क्या होता है, आधार, 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है पी क्यू बटे आधार हमारा है आर पी, चाहे पी आर जो भी लिख सकते हैं आप, तो √3 अपान 1, ठीक है ना। इसी तरह साइन आर के लिए जब काम करेंगे यहाँ पे, साइन आर के लिए, तो साइन आर में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा पी क्यू है और कर्ण हमारा जो है क्यू आर है, तो √3 अपान 2, यह सब आंसर हो गया है भाई, ठीक है ना। हमको लग रहा है आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा, यहीं से त्रिकोणमिति का शुरुआत है, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, जब कोण C समकोण रहेगा तो ऐसे बनाइए और C को जो है यहीं पे समकोण दिखा दीजिए, C के बाद आएगा A और A के बाद आएगा B, समझ में आ गया ना। यदि भुजा AB 26 है, AB कितना है 26, AC कितना है 10 और BC कितना है 24, तो क्या क्या करना है हमको, साइन B tan B cos A का मान निकालना है, ठीक है ना। तो साइन B और tan B,
के लिए तो लंब और आधार सब एक ही रहेगा। तो साइन के लिए देखिए बी यहीं बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। जब यह लंब हो गया तो कर्ण तो ये रहेगा ही रहेगा, तो आधार यह बन जाएगा। क्लियर? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, यानी साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा लंब है माने ए सी अपान ए बी, यानी कि 10/26। या ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा। देखिए 5 दूना 10 और 13 दूना 26, तो 5/13 यह आंसर आ गया। अब 10 के लिए काम कर क्या करेंगे, बी के लिए ही काम करना है, तो लंब बटे आधार, लंब है 10 और आधार है 24। क्लियर हो गया ना? यानी कि काट देंगे तो 5 बटे हो जाएगा 12, यह आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब काश ए के लिए जब काम करेंगे हम, तो यही कमाल की चीज है जहां बदलना है। तो ए अब कहां बन रहा है हमारा, ए यहां बन रहा है, तब इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। याद रखिएगा, सामने की भुजा, ठीक है ना? अब यह लंब हो जाएगा। क्लियर? तो यह आधार हो गया, मतलब ए सी बटे आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण ए बी। और ए सी हमारा कितना है, देखिए 10 है, और ए बी हमारा जो है 26 है। काट देंगे तो 5/13 आ जाएगा ए बी आंसर। हमको लगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो साइन बी के लिए जब काम करेंगे तो यह कोण लेंगे, और जैसे ए के लिए काम करेंगे यह वाला कोण काम करना शुरू करेंगे। और जहां भी कोण बनता है उसके सामने की भुजा तुरंत लंब हो जाती है, ठीक है ना? जब भी आप काम करेंगे त्रिकोणमिति में, तो जहां भी कोण बनेगा, जिसके लिए भी काम करना होगा, उसी के सामने का जो भुजा होगा उसी को आपको लंब मानना है, ठीक है ना? अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसी लगे ये भी सवाल देख लिया जाए। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यानी कोण बी जो है समकोण है। आप खुद सोचिएगा इस चीज को, कोण बी क्या है, समकोण है, यानी कि यहां बनाना है, जो समकोण रहेगा वही कोने बनाना है। और बी के बाद क्या आएगा, सी, और सी से ए, चूंकि तीनों घूमना है हमको, तो बी सी यहां हो गया, तो ए यहां लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए यहां दिया है ए बी और बी सी दोनों बराबर है, माने ए बी जो है 1 है और बी सी भी 1 है, और ए सी जो है हमारा √2 है। तो जब इतना तीनों भुजाओं का मान दे दिया है, तो मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाना नहीं है। देखिए जब तीनों दे देगा तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना, ठीक है? साइन ए और टेन सी की वैल्यू बताना है, तो साइन ए और टेन सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना? तो चूंकि हमको यह पता है कि ए के लिए जो है, ए यहां बन रहा है, ए के लिए लंब का काम यह करेगा, यानी बीसी लंब हो जाएगा। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण हमारा एसी है। क्लियर हो गया ना? तो बीसी कितना है, 1, और एसी कितना है, एसी √2, ठीक है ना? √2। क्लियर हो गया ना? अब जो 10C है, सी के लिए जब हम काम करेंगे तो लंब का काम यह करना शुरू कर देगा, ठीक है? यह भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब ए बी और आधार का काम यह करना शुरू कर देगा बी सी, यानी कि 1/1, यानी कि 1। यह आंसर हो गया। हमको लग रहा बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। 6वें सवाल में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। तो जब कोण क्यू समकोण है तो क्या करेंगे, यहाँ पे यही 90 अंश पे यही क्यू बना लेंगे, तो पी क्यू तब आर होता है, ठीक है ना? और यहाँ पी क्यू दिया है 4, क्यू आर दिया है 3, अब पी आर दिया है 5। क्लियर हो गया ना? अब देखिए यहाँ पर काश पी की वैल्यू निकालनी है, 10p की वैल्यू निकालनी है, और काश आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? तो यह 3 चीज हमें निकालना है। तो p के लिए p यहां लिखेंगे, तो इसके सामने की भुजा लंब, कर्ण तो वही रहेगा, समझिए लंब और आधार ही बदलना है। तो जब p यहां बन गया तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, यानी कि इसके लिए आधार का काम यह करेगा, यानी पी क्यू। भाई लंब काश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की जगह पी क्यू लिखेंगे और कर्ण की जगह पी आर लिख देंगे, ठीक है? अभी मान सेट कर दिया जाएगा। देखिए 10 के लिए लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्यू आर है और आधार हमारा जो है पी क्यू है, ठीक है? उसी तरह से अब जब हम आर के लिए काम करेंगे, आर के लिए, तो आर के लिए लंब का काम यह करना शुरू कर देगा। देखिए सामने यही है, तो जो सामने रहेगा वही लंब होगा, तो जब लंब यह हो गया तो मतलब आधार यह हो जाएगा, कर्ण में कोई बदलना नहीं है।
तो आधार यह हो गया, और कास थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्यू आर हो गया और कर्ण तो पी आर है, ठीक है ना। अब यही तो मान सेट कर दीजिए आप कुछ बिना किए। पी क्यू कितना है 4 है, और पी आर कितना है, पी आर 5 है, आंसर हो गया। क्यू आर कितना है, क्यू आर 3 है, और पी क्यू कितना है 4 है, क्यू आर कितना है 3 है, अब पी आर कितना है 5 है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लिख के बताएं कि सर मुझे एकदम बिल्कुल 100% समझ में आ चुका है। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। तो अब जो है हम अगले जो है त्रिकोणमिति के महासंग्राम में अगले वाले में जो है मैं दूसरा ट्रिक लेकर आऊंगा, आपको दूसरी तरीके का सवाल बताऊंगा। इस तरीके के सवाल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। किसी भी कंपटीशन में है, किसी भी तरह से हैं, उसको आप लगाएं, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी छूटने वाला नहीं है। जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक त्रिकोणमिति रहेगा, समझा गया ना। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए और लगाइए, क्योंकि जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं।